नमस्कार, मैं हूँ सुशील शर्मा। आप मेरे साथ देख रहे हैं स्टोरीज बाय वीक में आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। इट इज़ रियल, कंस्ट्रक्टिव एंड इमेजिनेशन नहीं है इसमें, बहुत ट्रू स्टोरी है। ये एक अभिषेक सिंह लड़का था ग्वालियर में। वो 10th में था और 10th पास करने के बाद, बोर्ड पास करने के बाद उसकी इच्छा थी डॉक्टर। तो उसके माता-पिता जी ने कहा कि आप देख लो, इतने जगह हैं, ग्वालियर भी है और भी कई जगह है, जहाँ आप कहो मैं आपका एडमिशन करूँ। 10th आपके पास कर ली है, अब आगे की पढ़ाइयों के लिए, नीट के लिए आप कहीं अच्छे स्कूल में आप देख लो, वहाँ से आपको सिलेक्शन। अभिषेक ने बोला कि पापा मैंने सब जगह ट्राई कर लिया है, देख भी लिया है, द बेस्ट कोचिंग इज़ इन कोटा। आप कोटा में मेरा एडमिशन करवा दीजिए। तो पिताजी तो नहीं भेजना चाहते थे कोटा, लेकिन मम्मी ने बोला कि ठीक है, अगर बेटा पढ़ना ही चाहता है, इसकी पढ़ने की इच्छा कोटा से, तो उसको कोटा में एडमिशन करवा देते हैं। किसी तरह पापा और मम्मी को मनाने के बाद अभिषेक पापा मम्मी के साथ कोटा में आके एक अच्छे से नीट कॉलेज में एडमिशन लेता है, जो स्टडी कराते हैं। एडमिशन लेने के बाद वहाँ पे ये लोग फिर अपना रहने के इंतजाम के लिए कुछ बाहर जाते देखते हैं, कहीं रेजिडेंसी वगैरह मिल जाए। तो अभिषेक आस-पास के एरिया में देखता है, तो कुछ दूर पे ही, यानी 100 कदम के दूर पे ही उनको एक अच्छा-सा रेजिडेंसी मिल जाता है, जिसका नाम होता है कमला स्टार रेजिडेंसी। कमला स्टार रेजिडेंसी में ये अभिषेक, वो अभी नया-नया ही बना था। अभिषेक जाके वहाँ पे चेक करता है, तो फर्स्ट फ्लोर पे जाके देखता है, उसको रूम अच्छा लगता है और वहाँ पे वार्डन से बोलता है, मेरे को ये वाला रूम चाहिए। तो माता-पिता भी जाके देखते हैं, रूम बढ़िया होता है, उसको वहाँ पे वो रूम दे दिया जाता है। लेकिन अब वो डबल शेयरिंग का रूम था। डबल शेयरिंग में इनके पापा ने बोला, आप डबल शेयरिंग कर लो, क्योंकि हम तो यहाँ रहेंगे नहीं, आप लोग जो दूसरा दोस्त आएगा, आपको आपस में मिल-जुल के पढ़ना, एक-दूसरे का ख्याल भी रखना और आप अच्छे लोग भी रहोगे। वार्डन ने बोला, ठीक है, अगर इनको ये रूम पसंद है, तो मैं इनको एक बढ़िया-सा अ, दूँगा स्कूल, जो भी आएगा। और इत्तेफ़ाकन जो जो आपका वो वार्डन था ना वहाँ पे, वार्डन भी ग्वालियर का ही है। तो इनकी ट्यूनिंग अच्छी हो गई पिताजी से और उन्होंने बोला, अंकल आप जाओ, अभिषेक की चिंता छोड़ो, अभिषेक को मैं अपने भाई की तरह रखूँगा और आप बिल्कुल चिंता मत करें, इसको हम बेस्ट से बेस्ट जो भी आएगा इसके कमरे में अकोमोडेट कर। पिताजी बहुत ही आश्वासन के बाद अभिषेक को वहाँ छोड़ के कोटा में अपने घर की तरफ आ गए माता-पिता। कुछ ही दिनों के बाद वहाँ पे एक दिल्ली से स्टूडेंट आया, जिसका नाम था अंशु पटेल। ब्राह्मण फैमिली के थे, यूपी से ब्राह्मण फैमिली, और ये थे दिल्ली से। दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे। दिल्ली से आए थे कोटा, कोटा में आके वहीं इत्तेफ़ाकन उसी जगह इन लोगों ने एडमिशन लिया था, जहाँ पे अभिषेक ने लिया था। और एडमिशन लेने के बाद बाय द वे उसी वहीं मतलब उसी रेज़िडेंसी में भी आए, कमला रेज़िडेंसी में, जहाँ पे अभिषेक अभिषेक से वार्डन ने बोला कि भई ये लड़का है, इसको आप देख लो। अभिषेक आके उनके पिताजी से मिला। माता-पिताजी बहुत ही अच्छे इंसान थे। मिलने के बाद उसने अंशु को भी अच्छी तरह मिला और अंशु से बोला कि ठीक है, आप आओ मेरे साथ, आप रूम देख लो, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। माता-पिता को आप जाने दीजिए, हम दोनों आदमी मिल के रहेंगे, सुख-दुःख के साथी हम दोनों रहेंगे। मैं ग्वालियर से हूँ, आप दिल्ली से हो, तो हम लोग मिल के रह सकते हैं रूम में अच्छी तरह। वार्डन ने भी दोनों को एक रूम दे दिया, उसी रूम में दोनों रहने लगे। अब बाय द वे उनकी क्लास भी एक थी, शिफ्ट भी एक था और एक ही मतलब नेटवर्क में नीट के पढ़ते थे। अब टाइम से जाना, टाइम से आना, इनका यही रूटीन था, सुबह जाना, शाम को आना और बहुत मन लगा के पढ़ते थे। ये मन लगा के इतना पढ़ते थे कि इनको और भी कोई दीन दुनिया की होश नहीं रहती थी। और 3-4 महीने बीते होंगे, उनको फर्स्ट टेस्ट था। अब फर्स्ट टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ये लोग उत्साहित थे। जो अभिषेक था और अंशु, बहुत ज़्यादा अभिषेक और अंशु उत्साहित थे कि चलो फर्स्ट टेस्ट आ गया है और फर्स्ट टेस्ट में हम लोग अच्छा करके अच्छे नंबर लेके आएँगे, माता-पिता भी खुश हो जाएँगे। बहुत कोशिश किया इन्होंने, लेकिन 30% से दोनों के मार्क्स ऊपर रहे।
अब अंशु जो था पढ़ने में तो बहुत तेज था, थोड़ा सा ये दिल से लगा लेता था। अंशु को बहुत बुरा लगा कि वो 30% मार्क लेके आया है, जबकि इसके 87-89% आते थे। सेम हाल अभिषेक का था, अभिषेक भी 90-97% लाता था मार्क्स, और इस समय उसके 30% मार्क्स। दोनों एक तरह से टूट चुके थे, लेकिन ठीक है, सोच रहे थे कि अभी तो बहुत सारे टेस्ट होने हैं, ये तो पहला टेस्ट है, हो सकता है दूसरे टेस्ट में, तीसरे टेस्ट में आपको बहुत, तो टेस्ट तो होते रहते हैं भी, इसलिए पढ़ाई में उनका काफी मन लगने लगा और अपना काफी ये लोग। अच्छा, एक चीज, अभिषेक जो था कंप्लीट नॉन वेज था, नॉन वेजिटेरियन, और जो अंशु था, अंशु कंप्लीट वेजिटेरियन, यानी लहसुन प्याज तक नहीं। लेकिन दोनों की केमिस्ट्री ऐसी थी कि दोनों एक ही रूम में रहते थे, और न तो अंशु को अभिषेक से प्रॉब्लम थी, न तो अभिषेक को अंशु से प्रॉब्लम थी। कभी बाई दी वे लोग बाहर का खाना भी मंगवाते थे, तो अभिषेक अपने लिए मंगवाता था नॉनवेज और अंशु के लिए मंगवाता था वेजिटेरियन। अपने अपने टेबल पे बैठ के खाते थे, कोई एक दूसरे की तरफ मतलब चीन निगाहों से नहीं देखता था। यहाँ तक कि अभिषेक कई बार अंशु से बोलता भी था कि भाई तू तो प्योर वेजिटेरियन है, लेकिन अगर तुमने नॉनवेज नहीं खाया तो जिंदगी में कोई मजा नहीं है। उसको छेड़ता भी, उसकी चुटकियां भी लेता था, क्योंकि रूममेट थे, अब उससे चुटकी भी लेता था। तो अंशु को ये थोड़ा बुरा भी लगता था, कहता था ना बाबा ना, मैंने तो टेस्ट भी नहीं किया, मैं देखना भी नहीं चाहता। तो इस तरह से इनके दिन बीतते गए, टेस्ट पे टेस्ट होते गए, लेकिन तीसरे टेस्ट में भी इनके अच्छे नंबर नहीं आए, सेकंड टेस्ट में भी नंबर अच्छे नहीं आए, थर्ड टेस्ट में भी अच्छे नंबर नहीं आए। अभिषेक तो एक तरह से आगे निकल ही रहा था, उसको कोई डिप्रेशन नहीं आता था, लेकिन अंशु ने इसको दिल पे ले लिया, और अंशु ने इसको दिल पे ले लिया, और कुछ दिनों के बाद ही इनका 10th का रिजल्ट भी आ गया। जब 10th का रिजल्ट आया तो अंशु के उसमें आए 85% मार्क्स। अंशु और ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया कि भाई मेरे 85% मार्क्स आए हैं, जबकि मैंने 90-95 मार्क्स के परसेंटेज के हिसाब से सोच रखा था। ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है मेरे साथ, हो क्या रहा है। अंशु जो था बहुत ज्यादा सोचने लगा, डिप्रेस्ड होने लगा, डिप्रेस्ड रहता था, पढ़ाई में दिन रात पढ़ाई करता करता। अब इन लोगों ने शेड्यूल बना लिया, अभिषेक और अंशु ने शेड्यूल बनाया कि हम कैसे पढ़ेंगे और किस तरह से कोप अप करेंगे, क्योंकि अगर इस तरह से पढ़ाई हुई तो हमारे माता पिता भी हमें काफी डांटेंगे कि हम पढ़ते नहीं है। इसलिए इन लोगों ने एक शेड्यूल बनाया, उस शेड्यूल से पढ़ेंगे और इस शेड्यूल से पढ़ के अपना कोप अप करेंगे। एक दिन रात की बात है, ये लोग पढ़ते पढ़ते, अंशु और अभिषेक पढ़ते पढ़ते कुछ 10:30 बजे। अब अंशु ने बोला कि मुझे तो लग रही है भूख, तो अभिषेक ने बोला कि अगर भूख लग रही है तो अपन एक काम करते हैं, इस समय गेट तो बंद कर देते हैं, अपन वार्डन से रिक्वेस्ट करते हैं, और वार्डन से रिक्वेस्ट करके, और पास में ही आसपास वहां पे खाने पीने की शॉप्स हैं, जो कि शटर गिनाने के बाद नीचे से हम लोग को पैटीज या कुछ और भी खाने की चीजें दे देगा, तो अपन चलते हैं। लेकिन मेन गेट से तो हमें गार्ड भी नहीं जाने देगा। तो एक अंशु ने बोला कि, अभिषेक ने बोला कि मैं अंशु एक ऐसा रास्ता जानता हूँ जो पीछे की तरफ से है, अपन पीछे की तरफ से निकलेंगे और निकल के अपन जा सकते हैं वहां पे और खा पी के वापस आ जाएंगे। तो अंशु भी इसके लिए तैयार हो गया। अभिषेक ने अंशु को बोला कि अपन वार्डन को किसी तरह पटाते हैं, वार्डन को पटा के अपन निकलते हैं। वार्डन को अभिषेक ने पटाया और पटा के दोनों आदमी उस बैक डोर से निकल गए। निकल के ये लोग थोड़ी दूरी गए थे, वहां पे जैसे ही पहुंचते हैं, खाने के लिए उसको ऑर्डर देते हैं, इतनी देर में क्या देखते हैं, वहां पे रोहित, रोहित बैकड्रॉप यानी ड्रॉपर। रोहित सबको जानता था। रोहित ने बोला अरे तुम लोग इतनी रात को यहाँ पे, अरे यार अंशु को कुछ खाने का मन था, तो इसलिए मैंने बोला चलो उसको बाहर ही ले चलते हैं, यहाँ खिला। तो ये तीनों दोस्त यानी अंशु, अभिषेक और रोहित यहाँ बैठ के खाने। अभिषेक, अंशु और रोहित खाने के बाद ये वहां से वापस अपने हॉस्टल की तरफ आते हैं, उसी रास्ते से आते हैं और बैकडोर से एंट्री लेके अंदर की तरफ आते हैं। जैसे ही अंदर आते हैं इमीडिएटली इनको देख लेता है गार्ड। गार्ड देखता है तो गार्ड देख के तीनों को रोकता है और इन तीनों से बहस करता है कि तुम इतनी देर बाद कहाँ से आ रहे हो, इस तरफ से क्यों आ रहे हो, क्यों गए थे। ये बहस चली रही थी, इतनी देर में अंशु बोलता है यार मेरा मोबाइल तो वहीं रह गया। तो
रोहित बोलता है कोई बात नहीं, अगर मोबाइल वहां रह गया है तो मैं एक फोन कर देता हूँ उसको, ओनर को, वो आपका मोबाइल रख लेगा और आप जाके ले आना उसको। अंश रोहित ने वहां फोन किया उस मैनेजर को, जो होटल का मैनेजर था, उसने बोला हाँ यहाँ पे एक मोबाइल पड़ा है, मैं इसको अपने पास रख लेता हूँ। कहता है नहीं रखो मत, अभिषेक आ रहा है, अंशु आएगा, नॉट अभिषेक, अंशु आएगा, आप अंशु को दे। तो अंशु ने बोला ठीक है, जब तक हम, अभिषेक और रोहित ने बोला हम जब तक इसको पटाते हैं आप तब तक जाओ, हम 10-15 मिनट लगेंगे इसको बात करने में, आप 10 मिनट का रास्ता ही है, आप वापस आ जाओगे। तो अभिषेक और रोहित वो उससे बात करने लगे गार्ड से। इधर अंशु जो था वो भागा भागा गया और वहां से अपना मोबाइल लेके वापस आने लगा। वापस आते समय उसी रास्ते से वो 10-15 मिनट, 10 मिनट का रास्ता था, अगर भाग के जाएगा तो 7-8 मिनट लगेंगे, वैसे 10 मिनट का रास्ता आप ले लो, 10 मिनट जाना 10 मिनट आना है, यानी 20 मिनट। और यहाँ उसको 15 मिनट लगने थे, 15-20 मिनट लगने थे इसको पटाने में, इसको ब्रेन वॉश करने में। इतनी देर में वार्डन भी आने के बाद इन लोगों सब में बहस होने लगी, और बहस होने के बाद इन लोगों ने देखा कि बहुत देर हो गई है, अभी तक आया नहीं है अंशु। रोहित ने बोला भाई अंशु अभी तक आया नहीं है और हमें यहाँ पे 25 मिनट हो चुके हैं। अंशु रोहित ने वापस फोन किया वहां पे मैनेजर को, मैनेजर बोलता है वो तो काफी देर हो गया यहाँ से, देर क्या पहुंचा नहीं? उन्होंने बोला नहीं पहुंचा नहीं। अब इन लोग को भी घबराहट हो गई, भाई पहुंचा नहीं, अब कैसे नहीं आया, इतनी देर में वार्डन भी आ गया। वार्डन ने भी पूछा भाई क्या हुआ, तो भाई कि तो आया नहीं, ये तो अंशु गया हुआ है लेने, अभी तक तो पहुंचा ही नहीं। तो वार्डन ने बोला कि क्या लेने गया था? तो मोबाइल लेने गया था। तो चलो अंशु के साथ, यानी अंशु को खोजने के लिए वार्डन कहता है कि मैं गार्ड को पटाता हूं, आप दोनों जाएं और अंशु को लेके आए। रोहित और अभिषेक अंशु को खोजने के लिए निकलते हैं, उसी रास्ते, सुनसान रास्ते से जाते हैं। तो एक जगह देखते क्या है कि अंशु बैठा हुआ है और बैठ के पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहा है, और उस लैंग्वेज में बात कर रहा है। इसने बोला अरे अंशु तू यहाँ बैठा है, हम तुम्हें वहां खोजने, चल यहाँ से। उसको कुछ सुनाई नहीं दिया। अंशु के पास अभिषेक जाके काफी देर से उसको झिझोड़ता है, जैसे ही झिझोड़ता है अंशु को होश आता है। अंशु बोलता है मैं कहा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और आप लोग यहाँ कैसे? इतना कहते हुए चल यहाँ से, चल जल्दी यहाँ से चल, वहां वार्डन बैठ रहा है, इंतजार कर रहा है, तो मरवाएगा हम सबको। बस उसको अंशु को कह के इस तरह से लेके आते। अंशु, अभिषेक और रोहित ये तीनों आ जाते हैं। आने के बाद वार्डन को इशारा करते हैं, वार्डन आने के बाद रूम में अंशु सो जाता है, अभिषेक सो जाता है, और कुछ दिनों के बाद वापस ही अंशु के ऊपर कोई इस तरह से होता है कि अंशु का पढ़ने में मन नहीं लगता है, अंशु को डरावने सपने आते हैं, करते हैं। अंशु को अगर कुछ बोलो तो वो कुछ ऊट-पटांग बोलता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अंशु को हो क्या रहा है। एक दिन अंशु की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई, तो अभिषेक ने बोला कि चलो इसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो जब डॉक्टर के पास उसको लेके गए तो डॉक्टर बोलता है कि भाई ये बीमारी मुझे समझ में नहीं आ रही, इसको क्या बीमारी है, इसको तो मेरे ख्याल से कोई ऊपरी हवा लगी। अभिषेक बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये ठीक जाती है और इस तरह से करता है। तो डॉक्टर ने भी उसको एक स्लीपिंग मेडिसिन वगैरह दे दी कि आप इसको दे देना, ये सोएगा रात को ठीक से, लेकिन वो सोता कहाँ। अंशु ने वो दवाई तो खाई, लेकिन दवाई खाने के बाद थोड़ी देर में उसको फिर होश आया, उठ के बैठ गया, और उठ के बैठ के पता नहीं कौन सी भाषा में वो बातें कर, वो कौन सी भाषा में बातें कर रहा था। अभिषेक ये भाषा सुन के डर गया। अभिषेक बोला अरे अंशु तेरे को हुआ क्या है? वो अंशु कोई जवाब नहीं दे। अंशु चुपचाप बैठा था अपनी खाट, बातें किए जा रहा था, हंसते जा रहा था, और ये सारी चीजें हो रही थी। कौन सी भाषा थी किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभिषेक बहुत डरा हुआ था। अभिषेक ने फट से किया और लाइट चलाई। जैसे ही अभिषेक ने लाइट चलाई ये होश में आ गया अंशु, और अंशु बोलता है अरे भाई लाइट बंद करो, मुझे सोने दो, मैं सो रहा हूँ। कहता है अरे तू पसीने पसीने है और हो क्या रहा है तेरे को, क्या बोल रहा है तू, क्या बकवास कर रहा है, कौन सी भाषा में बात कर रहा है, और हो क्या गया है तेरे को? कहता मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो सोया हुआ था। कहता तू सोया हुआ नहीं था, तू अनसमझ बोल रहा था। ये सारी बातें अभिषेक ने अंशु को जब बोली तो अंशु को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या था। कि अंशु का पूरा बदन टूट रहा था,
और अंशु एक तरह से बहुत ज़्यादा डिप्रेस की कंडीशन में जा रहा था। अभिषेक ने सवेरे अंशु के माता-पिता को फ़ोन किया और बोला कि देखो भई इनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है। तबीयत इसलिए खराब है, इसका मन नहीं लग रहा है पढ़ने में और ये डिप्रेस्ड हो रहा है क्योंकि इसके नंबर कम आए हैं। इसलिए डिप्रेशन की स्टेज में जा रहा है। तो आप लोग माता-पिता को बोला कि आप आएँ यहाँ पे, कुछ दिनों के लिए आएँ, इनके पास रहें, ताकि इसका मन भी बहल जाए और यहाँ पे ठीक भी हो जाए। लेकिन माता-पिता ने बोला कि पिताजी ने बोला कि चलो ठीक है, हम वहाँ से काम करके मैं वापस आ जाऊँगा और रास्ते में कोटा पड़ता है, हम 2-3 दिन रह के वापस चले आएँगे दिल्ली। तो इस तरह से दिन बीत गए लेकिन उनके पिताजी को टाइम नहीं मिला और अंशु के पास आ नहीं सके। अंशु और अभिषेक पढ़ने में बहुत ही अच्छे थे, पढ़ाई चल रही थी लेकिन अब अंशु का दिल ये करता था कि पढ़ाई भी ना करने जाए, वो केवल घर में ही बैठा रहे और एकांत में बैठ के और अपने ही भाषा, पता नहीं कौन-सी भाषा में कुछ बताता रहता था। ये देख के अभिषेक बहुत ज़्यादा घबरा गया, उसने रोहित को बोला। रोहित ने बोला कि भई देखो ऐसा है, मैं एक यहाँ पे ऐसे तांत्रिक को जानता हूँ। पहले भी यहाँ पे इस तरह केस हुए, तांत्रिक को ऐसे जानता हूँ क्योंकि रोहित जो था ड्रॉपर था, तो रोहित को सब पता था। रोहित ने इसको बोला अंशु को और अभिषेक कि अपन अंशु को लेके चलते हैं उसके पास और चल के वहाँ पता करते हैं ये इसको हो क्या है। अब अभिषेक और अंशु और रोहित ये तीनों आदमी उस तांत्रिक के पास जाते हैं हनुमान जी के मंदिर में और हनुमान जी के मंदिर में जब जाते हैं तो वो इंसान मिलता है तांत्रिक यानी तांत्रिक के रूप में ही एक बाबा था। वहाँ पे वो हनुमान जी का भगत था। वो जाते ही इसको देखता है, इसको देखने के हाव-भाव के बाद बोलता है इसके ऊपर किसी ऊपरी चीज़ ने बहुत बुरी तरह कब्ज़ा कर रखा है और इसके लिए किसी एक और तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा क्योंकि मेरे बस का नहीं है इसको कंट्रोल करना। हाँ, फिलहाल मैं इसको कुछ रेमेडी देता हूँ और उसने अपना हाथ आगे किया अंशु ने, उस हाथ पे उसने धागा बाँधा, धागा काले रंग का बाँधते ही अंशु एकदम से काम डाउन हो गया। जब अंशु काम डाउन हो गया, तो अभिषेक ने बोला कि भई अब हम क्या करें? कहता है इसको ले जाओ और आज की पूजा तो नहीं होगी, कल पूजा होगी और परसों 2 दिन पूजा होगी, उसके बाद हम देखते हैं इसको। दूसरे दिन शाम को वापस उसको लेके आते हैं उसी जगह पे, हनुमान जी के मंदिर में और 2 तांत्रिक मिलके इसकी पूजा करते हैं, लेकिन पूजा उस दिन पूरी नहीं हो पाती है और पूजा पूरी नहीं हो जाने के बाद वो जो अंदर से कोई एक कब्ज़ा किया हुआ था जिसने इसकी रूह को वो ऊपर से बोलती है कि मैं नहीं जाऊँगी, अभिषेक को अंशु को नहीं छोड़ूँगी। अभिषेक तुम भी यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं तुमको भी नहीं छोड़ूँगी। ऐसा कहते हुए अंशु की आत्मा को बहुत बुरी तरह से जकड़ रखा था। लेडी, कोई वो लेडी थी। अब रोहित को ये समझते देर नहीं लगी कि ये कहानी क्या है। रोहित वापस रूम में आता है, रूम में आने के बाद वो वापस रोहित जी के पास आता है और रोहित जी यानी कि जो तांत्रिक था उसको बताता है कि ये क्या चीज़ है। तो तांत्रिक उसको बताते हैं, ये कहानी क्या है? वो बोलता है कि ये जो सुनसान रास्ते से ये लोग आते जाते हैं, उसी गाँव में एक लड़की थी और नीट की पढ़ने के लिए एक स्टूडेंट आया था बॉम्बे से। वो जो बॉम्बे से स्टूडेंट यहाँ पढ़ने के लिए आया था, वो उसका इस लड़की से प्रेम हो गया और प्रेम हो जाने के बाद ये लोग रोज रात को अक्सर वहाँ बैठ के बातें किया करते थे। एकांत जगह थी, बातें करते थे और एक-दूसरे को अपनी आप-बीती बताते थे और इनको 8 महीने जब लड़की को हो गए, 8 महीने की प्रेगनेंसी हो गई, तो उसने उस लड़के को बोला कि भई अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप मुझसे शादी करो। लड़के ने बोला ठीक है, कल अपन मिलते हैं, कल डिसाइड करेंगे। लड़के ने क्या किया, अपना मोबाइल स्विच ऑफ किया और वहाँ से गायब हो गया। उसका पता ही नहीं, वो गया कहाँ, कौन था, क्या था, कुछ पता नहीं चला। लड़की ने बहुत खोजा, लेकिन उसका ना तो कोई मोबाइल से अता पता चला, ना तो वैसे पता चला और ना ही तो उसका पूरा कोटा में उसको पता चला। अब
ये भी घबराई, लड़की भी घबराई कि भाई मेरी तो इज्जत खतरे में आएगी, मैं क्या करूँ? इसने सोचा कि भाई चलो कुछ नहीं करेंगे, हम अपनी कुर्बानी देंगे और अपनी जान देंगे। वो उसी जगह जाती है जहाँ पे ये लोग बैठ के बातें करते हैं और वहाँ पे जो लड़की थी वो अपने को कुर्बानी देती है, यानी कि अपनी मौत के घाट उतार लेती है। लड़की तो मर गई, लेकिन उसकी आत्मा भटकती थी और वो आत्मा किस उसी को तलाश रही थी जिसने इसको धोखा दिया था। हुआ क्या कि ये जो अंशु था, अंशु की तरह ही वो लड़का दिखने में लगता था, भोला, सिंपल, स्वीट, स्मार्ट, स्लिम एंड थिन। तो वो लड़की ने अंशु को ही, जो ज्यादा लो नेगेटिविटी का होगा ना, उसको ही ये प्रेत आत्माएं वगैरह जो हाई स्पिरिट का और हाई उसके होंगे ना, आपके क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज के, उनको कभी ये पॉजिटिव थिंकिंग के होंगे, उनको कभी आत्माएं या प्रेत आत्माएं जकड़ने में थोड़ा टाइम लगाती है। और जो लो थिंकिंग के होंगे उनको जल्दी। तो ये काफी डिप्रेस था, काफी लो था, तो उसने इसके ऊपर अटैक किया और इसकी रूह के अंदर जाके वो बसना चाहता था। इसको वो कब्जे में कर रही थी, इसको कब्जे में कर भी लिया था। ये स्टोरी जब पता चली तो उस जो वहां का तांत्रिक था उसने बोला कि भाई ये तो बड़ी गलत स्टोरी है, अब उसको लेके आओ। अब वो लेके आए, दूसरे दिन की स्टोरी लेके आए। दोनों तांत्रिक ने मिलकर वहां पे उससे बोला भाई तू उसको छोड़ के जा। वो बोलती है मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगी क्योंकि इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है और इसने मुझे जिंदगी बर्बाद की है, मैं इसकी जिंदगी बर्बाद करूंगी और मैं इसको साथ लेके जाऊंगी। इतना कहना था। वो लोग बोले कि भाई आप इसको साथ कैसे लेके जाओगे, हम भी देखते हैं आप कैसे साथ लेके जाते हो, भगवान भी कोई चीज है, इंसान जो है इंसान को कैसे करेगा। वो सेकंड डे भी उसको वहां पूजा नहीं हो पूरी हो पाती है और ये अंशु, अभिषेक और रोहित वापस आ जाते हैं। हॉस्टल में आ जाने के बाद अंशु वापस वहां से करीब 12-1 बजे हुए रात को उठता है और उठ के सीधा टेरेस पे जाके अपना चारों तरफ घूमता है और वहां पे वो ऐश करता है। थोड़ी देर के बाद वहां पे कोई एक लड़का था, उसने उसको देखा, उसने बोला भाई यहाँ पे कौन एक लड़का है जो ऊपर की तरफ गया था। वो वैभव ने पूछा कि वैभव वहां पे एक लड़का था जिसने इसको देखा, और कहता है यार वो तो कोई उड़िया भाषा में वो बात कर रहा है, क्योंकि वैभव उड़िया उड़ीसा का था, वो भाषा उड़िया की थी जो बोलता था। अब इनको देर नहीं लगी समझते हुए कि वो लड़की उड़िया जानती थी और उड़िया से भाषा में भी बात कर रही थी, यानी वो भाषा आज तक उनको समझ में आई कि वो उड़िया भाषा। अब ये वैभव और ये सब जो छत पे जाके देखते हैं क्या है कि टेरिफ के ऊपर, यानी टेरिफ के ऊपर वो घूम रहा है, टहल रहा है, हंस रहा है और अपनी भाषा में गाना गाया जा रहा है। इन लोगों ने बोला मतलब उसको बोला अभिषेक अभिषेक। अभिषेक ने बोला रोहित रोहित नीचे आ, रोहित नीचे आ। रोहित बोला कि अरे मैं तो यही खड़ा हूँ, मुझे क्यों बुला रहा है। तो बोला कि अंशु, अंशु इधर आ, अंशु को पढ़ो, अंशु इधर आओ, अंशु इधर। अंशु ने बातें अनसुनी कर दी और अंशु को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, वो अपनी मस्ती में कर रहा था। रोहित साइड में जाके अंशु का हाथ पकड़ के खींच लेता है टेरिफ से नीचे और वो टेरिफ के ऊपर गिरता है। जैसे टेरिफ के ऊपर गिरता है अंशु को होश नहीं होता है। अंशु को वापस रोहित उठाता है, थोड़ा पानी डालता है, वो बेहोश हो चुका था। वापस उसको उसी हालत में 2-2:30 बजे लेके जाते हैं इनको रोहित जी के पास। और जो तांत्रिक था वो उसको बोलता है कि भाई अब इसको हम ठीक करते हैं। दूसरा तांत्रिक भी आ जाता है, मिल के इसके ऊपर कुछ क्रियाएं करते हैं। क्रियाएं करने के बाद लड़की कहती है कि आज तो रोहित ने इसको बचा लिया, अब इसको बचा नहीं पाएगा, क्योंकि वो वहां टहलने का मतलब ये था कि वो टहलते टहलते उसको ऊपर से नीचे गिराना चाहती थी और नीचे गिरा के अंशु को मारना चाहती थी, और अंशु को मारने के बाद अंशु की आत्मा को ही साथ लेके जाना चाहती थी। इसलिए वो अंशु के पीछे पड़ी हुई थी और अंशु वहां से ऊपर से गिराती और अंशु को मार देती, अंशु को जान निकाल देती। उसके बाद अपने आत्माएं गायब। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा रोक दिया रोहित जी ने और
उस आत्मा को बड़ी मुश्किल से कैद किया। उस आत्मा को कैद करने के बाद उसको फिर उन्होंने आज़ाद किया। अंशु भी आज़ाद हो गया, अभिषेक भी आज़ाद हो गया, रोहित भी आज़ाद था। अब ये सारी चीज़ें जो थी, ये इतनी ज़्यादा घुल-मिल गई कि वहाँ पे उस रोड पे जाने से, वो सुनसान रास्ते पे जाने से उनको कतराने लगे और डर भी लगने लगा। अब इस तरह से आत्माएँ जो होती हैं, जो लो कैटेगरी यानी लो डिप्रेस्ड लोग होते हैं, उन पे जल्दी अटैक करते हैं। तो वो अंशु जो था इस समय एकदम ठीक हो गया, लेकिन अंशु ने वहाँ से अपनी पढ़ाई बंद कर दी। अंशु ने पढ़ाई बंद करने के बाद वो दिल्ली अपने माता-पिता के साथ शिफ्ट हो गया। इधर अभिषेक ने देखा कि भई मुझे भी इस हॉस्टल में वो नहीं लग रहा है, उसका भी मन नहीं लग रहा है, वो भी किसी और हॉस्टल में जाके रहने लगा और वहाँ पे अपनी नीट की पढ़ाई की। तो ये ऐसी स्टोरी है कि देखिए, हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है किसी को डराने का या किसी को ये चीज़ें बता के उसको मतलब एकदम से डिप्रेस करने का। हो सकता है आपके साथ भी इस तरह की घटना हो, तो बस मेरा मकसद ये था कि आपको आगाह करना है कि आप इस तरह की अगर कोई घटना हो, तो आप कृपया अपने को सावधान रखें और इस तरह की चीज़ें ना होने दें। मेरा मकसद यही है और आप खुश रहें, जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें और आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करें कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी और हमारा ताकि हौसला बढ़े और आपको किस तरह के एपिसोड चाहिए, हम उसी तरह के एपिसोड्स आपको बताते रहें। स्टोरीज़ बाय मिक को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपने आस-पड़ोस का ख्याल रखें और सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली का ख्याल रखें। खुश रहें, आबाद रहें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।